वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं माइंड मैप। आखिरी चैप्टर है टर्म 2 का, तो बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां आपको मिलता है कंटेंट फ्री, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक। अब और किसका, CUET का भी, नीट का भी और JEE का भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम करने वाले माइंड मैप। वापस क्या करोगे, एक A4 साइज का पेज लो, पेन उठाओ और मेरे साथ पूरा चैप्टर एक ही पेज में वाइंड अप कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। तो जैसे ही तुम वर्ड बायोडाइवर्सिटी सुनते हो तो ये बताओ बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। अब इसको हम 3 वे में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, बायो क्या मतलब क्या होता है? जिंदा, लिविंग। अब उसकी अगर तुमको वैरायटी देखने को मिल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल पे पढ़ सकते हैं। पहला वाला है जेनेटिक लेवल या जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, मतलब जीन लेवल पे देखने को मिल रहा है भैया। मतलब है तो एक ही स्पीशीज, मतलब एक स्पीशीज में ही तुमको थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, वैरायटी देखने को मिल रही है, तो उसको किसके अंडर रखेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तुम्हारी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है राउवोल्फिया वॉमेंटिना। ठीक है, ये एक फूल का नाम है। अब उसके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है रेस्पायरिन। अब है तो एक ही स्पीशीज, पर हर प्लांट टू प्लांट वो जो केमिकल के कॉम्पोजिशन है वो अलग हो जाता है। तो देखो, है तो एक ही स्पीशीज, पर अंदर क्या हो रहा है? अंदर चेंज आ रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। उस दिन मैंने बेस्ट एग्जाम्पल बताया था जब मैं तुम्हें कीवर्ड बता रही थी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का अच्छा एग्जाम्पल और क्या है? हम सब लोग है तो एक ही स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं, होमो सैपियंस, पर अंदर ये तुम्हें कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है। क्यों? अलग अलग रेसेस क्रिएट हो गई है। मंगोलियन रेस है, अफ्रीकन रेस है, एशियन रेस है, उसके बाद जो नॉर्थ स्कैंडिनेवियन रेस है ना, मतलब जो नॉर्थ साइड में मिलते हैं। अब देखो, लुक वाइज है सबके सब एक ही स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ मैम, पर अंदर के अंदर क्या मिल रहा है तुमको? वेरिएशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है वेरिएशन? क्योंकि मैम जीन में चेंजेस आ गए। जीन में चेंजेस आ गए तो है एक ही स्पीशीज का, बट तुम्हें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। हुआ क्लियर? दूसरा, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद हम ये इसी को डिवाइड कर सकते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में। मतलब तुमको स्पीशीज में बहुत ज्यादा अंतर मिल रहा है। एग्जांपल दिया है तुम्हारी बुक में कि जो तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स है, मैं WG लिख रही हूँ, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन की जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट बहुत ज्यादा है। तो अगर एक पर्टिकुलर जगह पे अगर हम 2 जगह कंपेयर कर रहे हैं और एक जगह हमें स्पीशीज का बहुत ज्यादा हमें वेराइटी मिल रहा है एज कंपेयर टू अदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन बहुत ज्यादा नंबर में मिल रहे हैं एज कंपेयर टू कहां पे? ईस्टर्न घाट्स में। ठीक है, EG मत लिख के आ जाना, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब आखिरी जब आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी के बाद आता है क्या? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब मैम क्या? बेसिकली हैबिटेट का डिस्कशन हो रहा है। अब ये बेस्ट एग्जांपल है, अगर तुम्हें हैबिटेट अलग अलग बताना है तो क्या एग्जांपल लोगे? इंडिया। स्टार्ट करो टॉप से। कहां टॉप से? हिमालय। तो कैसा है वो? परमाफ्रॉस्ट रीजन है, कोल्डर रीजन है। नीचे आओ, राजस्थान है, स्कॉचिंग एरिया, डेजर्ट। तो देखो, एक हो गया एकदम ठंडा एरिया, दूसरा हो गया डेजर्ट। उस तरफ जाओ तो तुम्हें क्या मिलेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, तो तीसरा हैबिटेट हो गया। चौथा तुम्हारे पास कोरल रीफ्स है, तो ये क्या हो गया? चौथा हैबिटेट। तुम्हारे पास बीचेस वाला भी है, मतलब कोस्टल एरियाज भी है, तो हो गया 5वां हैबिटेट। छठवां हैबिटेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, देखो 7 हैबिटेट हो गया। 8वां हैबिटेट तुम्हारे पास मेरीन ट्रेंचेस हैं, वो हो गया 8वां हैबिटेट। 8वां और 9वां तुम्हारे पास मार्शी एरिया भी है, सुंदरलैंड भी है कि नहीं, जहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारे इतने सारे हैबिटेट मिल रहे हैं, तो मतलब हैबिटेट की डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिल रही है, तो वो किसके अंदर आएगा? तुम्हारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो वापस अपने कॉपी में टॉप पे लिखो, बायोडाइवर्सिटी कितने में डिवाइडेड है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब तुम्हारी बुक में इन डिटेल किसको डिस्कस किया है? स्पीशीज डाइवर्सिटी को। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर ही अब अगला क्या करोगे? सब डिवीजन करोगे। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम और फर्दर 4 टॉपिक्स में पढ़ सकते हैं। पहला वाला क्या है कि सबसे पहले अगर चलो बता भी दो कि मैम स्पीशीज डाइवर्सिटी पढ़नी तो पता तो होना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज है। तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने बोला कि अराउंड वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है, मतलब स्पीशीज की 1.5 मिलियन।
बट ये नंबर सही नहीं है। क्यों? कुछ लोगों ने बोला नहीं, ये तो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा भी नंबर है। पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट मे, उन्होंने बोला अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि हमने अभी येट टू डिस्कवर वाली जोन में है। मतलब मैम हमने कुछ स्पीशीज को तो आइडेंटिफाई कर लिया, उनको हमने काउंट करके बोल दिया कि अराउंड 1.5 मिलियन है, बट एक्चुअली कितनी होनी चाहिए, 7 मिलियन के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी आधे से ज्यादा स्पीशीज को तो डिस्कवर भी नहीं किया है। और ऐसा भी हो रहा है कि डिस्कवर होने के पहले ही हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइस कैप मेल्ट हो रही है, बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट लॉस हो रहा है। उस केस में बहुत सारी स्पीशीज क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं। ठीक है, तो ये नंबर याद रखना है कि IUCN ने कितना बोला है, 1.5 मिलियन, और रॉबर्ट मे ने एक्चुअली कितना बोला है प्रिडिक्ट करके, अराउंड 7 मिलियन के पास है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो सेक्टर है, इसी स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं कि अब इस स्पीशीज में सबसे ज्यादा कौन सी स्पीशीज का तुम्हें नंबर देखने को मिल रहा है। तो याद रखना पूरे एनिमल किंगडम, वापस बोल रही हूँ, एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी है, तुम्हारे फाइलम आर्थ्रोपोडा का, मतलब इंसेक्ट्स, मतलब पूरा इन्वर्टेब्रेटा में भी इंसेक्ट सबसे ज्यादा है और पूरे एनिमल किंगडम में भी इंसेक्ट सबसे ज्यादा है। यहाँ पे तुम्हारी बुक में 3 पाई चार्ट दिए हुए हैं, मैं उसी का रेफरेंस बोल रही हूँ। तो सबसे पहला पाई चार्ट है इन्वर्टेब्रेट्स का, तो उसमें 70% क्या है, पूरे के पूरे इंसेक्ट्स ही है। बाकी जो भी फिर बच गया तुम्हारा मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और बाकी जितने भी बचे हुए फाइलम। दूसरा तुम्हारा पाई चार्ट बुक में ड्रॉन है, वो है किसका, वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन है, फिशेज हैं, ये अपन को याद रखना है। और तीसरा पाई चार्ट दिया हुआ है बुक में प्लांट्स का, तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा अराउंड सेम नंबर पे चल रहा है क्या, एंजियोस्पर्म और तुम्हारा फंजाई। ठीक है, अब बोलोगे मैम फंजाई को क्यों प्लांट पे रखा है, हाँ है तो गलत रखना क्योंकि 2 अलग अलग किंगडम है, बट अब तुम्हारी बुक में दिया हुआ है तो हम भी वैसे ही पढ़ेंगे। अब देखो, अब हमने बता तो दिया एक रफ एस्टिमेट, तो एक बात बताओ कि मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो बहुत ज्यादा हो गए, हमारे अंदर इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते, तो वैसे तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए, बिल्कुल सही। पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गिनना मुश्किल है। पहली बात तो वो दिखते नहीं है, और अगर दिख भी गए तो उनका कल्चर करना लैब में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे हैं और वो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर कंडीशन हम लैब में नहीं बना सकते। ये रीजन पूछ सकते हैं वो रीजनिंग में कि बताओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज नंबर काउंट करना क्यों मुश्किल है, या काउंटिंग करना, पॉपुलेशन काउंट करना क्यों मुश्किल है, उसका रीजन ही हुआ। दूसरा, अब सपोज किसी ने बोला कि हमको इतना नंबर मिल गया है, पर अगर हमको बताना है कि पर्टिकुलर लेक में कितनी मछलियों का पॉपुलेशन है, तो क्या करोगे। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से भी लिंक करके पूछेंगे और पिछला जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहां से भी लिंक करके पूछेंगे। तो हमारा तरीका क्या है कि अगर एक कोई पर्टिकुलर पॉन्ड है और उसमें अगर तुम्हें मछलियों का नंबर बताना है, क्योंकि यहां भी हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं ना कि कौन सा फाइलम का नंबर सबसे ज्यादा है, तो अगर ऐसे मछलियों का पूछना एक पर्टिकुलर लेक में, तो हम क्या करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि पर कैच कितना निकल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी से सॉल्व करते हैं। ये याद रखना है क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, ये 2-3 जगह 2 चैप्टर को मर्ज करके क्वेश्चन थ्रो होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं स्पीशीज है, जब पढ़नी है तो इतना पढ़ लो कि इंडिया में कितनी स्पीशीज मिल रही हैं। तो देखो इन टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें से इंडिया एक है। क्यों, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट, मतलब ऐसे जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेमिज्म पाया जा रहा है। एंडेमिज्म मतलब मैम क्या, एंडेमिक या एंडेमिक स्पीशीज़ या एंडेमिज्म उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ मिल रही है वही पर्टिकुलर एरिया से, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीशीज़ को क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीशीज़ या फिर एंडेमिज्म। ठीक है, इंडिया में कितनी स्पेस, तो इंडिया कितने में आता है, 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक है, और इंडिया में 45,000 किसकी है, हमारी प्लांट्स की स्पीशीज मिलती हैं, और उसी का डबल, बुक में डबल ही लिखा हुआ है तो 45 का डबल मतलब 90,000 क्या मिल रहा है, एनिमल की स्पीशीज देखने को मिल रही हैं। याद रहेगा इतना। चलो अब उसके बाद आते हैं कि अब इसी स्पीशीज को, आखिरी वाला जो कंसेप्ट है उसको हम पढ़ेंगे थ्योरीज के अंदर। अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी, तो अब तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुमने चार्ट लिया, टॉप पे बायोडाइवर्सिटी बनाए, 3 में डिवाइड किया, जेनेटिक, स्पीशीज, इकोलॉजिकल। अब स्पीशीज को कितने में डिवाइड करोगे, ये 4 में। IUCN ने क्या बोला, मतलब कितना नंबर दिया, एक्चुअल में हर फाइलम के कितने नंबर है वो देखा, इंडिया को कंपेयर किया स्पीशीज से, और अलग अलग थ्योरी स्पीशीज से रिलेटेड। अब तुम क्या करोगे, थ्योरी को फिर से डिवाइड करोगे कितने में,
4 में, देखो ठीक है, मतलब 3 में डिवाइड हुआ, फिर 4 में डिवाइड हुआ और फिर वापस 4 में डिवाइड हुआ। तो देखते हैं, तो थ्योरी में अब अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी है, तो वो अपन को पढ़नी है, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वो कौन सी बोलती है कि लैटिट्यूडनल थ्योरी बोलती है। मतलब मैम कि सबसे ज्यादा लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग तुम्हें स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे अगर हमने अर्थ ले लिया, जैसे ये अर्थ है, तो जो सेंटर है मतलब इक्वेटर है, इक्वेटर उसके आसपास का रीजन मतलब सीधा सीधा मैम ट्रॉपिक एरिया, बिल्कुल सही, ट्रॉपिक एरिया में ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन। तो ये बोला गया, ये एज इट इज स्टेटमेंट है, ये भी लिख लो कि इक्वेटर में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है। बेस्ट एग्जांपल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जिसको क्या बोलते हैं, लंग ऑफ द अर्थ। क्यों? उसका 20% जो एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, उसका 20% जो ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट से, और वहां पे सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वापस अमेज़न रेन फॉरेस्ट कौन से जोन में है, ट्रॉपिक जोन में। उसी का कंपैरिजन किया है एक लॉस एंजलिस से या एलए से, जो है तुम्हारे यूएसए का एक पार्ट। अब वो वाला जो जोन है वो कहां पे आता है, टेम्परेट जोन में। तो अब टेम्परेट जोन और अमेज़न रेन फॉरेस्ट तो उन्होंने लैटिट्यूड वाइज कंपेयर किया है कि क्या है, पूरा अलग अलग। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जाम्पल देख लो, इंडिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी इतनी देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू इंडिया को कंपेयर कर लो किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री से। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब ऐसी कंट्री जो कहां पे आ रही है, ऊपर आर्कटिक सर्कल के पास आसपास आ रही, तो वो टेम्परेट और फ्रिजिड जोन के बीच में है कहीं, है ना। फ्रिजिड जोन में नहीं बोल सकते, फ्रिजिड जोन तो और ऊपर चला गया, पर हाँ फ्रिजिड जोन के पास है और टेम्परेट जोन के एंड में है। तो वहां पे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे को ले लो या स्वीडन को ले लो, उसका कंपेयर करो इंडिया के साथ, तो इंडिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? अब इसके 3 रीजंस दिए हुए हैं। वापस मतलब मैम इस चैप्टर को हम 3 में डिवाइड किया, स्पीशीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी को हमने कितने में डिवाइड किया, 4 में डिवाइड किया। IUCN में टोटल नंबर कितना है स्पीशीज का, हमने फाइलम वाइज देख लिया, इंडिया में देख लिया, और फिर अलग अलग थ्योरीज देख ली। अब थ्योरी को कितने में डिवाइड किया, और 4 में डिवाइड किया। पहली वाली क्या बोलती है, लैटिट्यूडनल थ्योरी, जिसमें ये बोला जाता है कि इक्वेटर या इक्वेटर के आसपास वाला एरिया बेसिकली ट्रॉपिक में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन। क्यों है, इसका भी 3 रीजन है। मतलब नंबर क्या बन रहा है, देखो अब तुम्हारे दिमाग में फ्लो चार्ट कैसे बनना चाहिए, 3 4 4 और 3, तो इसमें आ गए 3 पे, ठीक है। तो 3 रीजन है, ये 3 रीजन इंपॉर्टेंट है, चांद सितारे सब कुछ मार्क कर लो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। वापस अगर इंडिविजुअल इतने पे ही क्वेश्चन आया तो ये आ जाएगा 2 मार्क में, मतलब सेक्शन ए का क्वेश्चन बन जाएगा, पर अल्टरनेटिव कुछ और में भी डाला हुआ रहेगा। और अगर इसको 1.5 का बनाना है तो ये 3 मार्कर में जाएगा और किसी और क्वेश्चन के साथ कंबाइन होकर सेक्शन बी का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अब बताओ, इक्वेटर में स्पीशीज डाइवर्सिटी या ट्रॉपिक जोन में स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू टेम्परेट। रीजन, पहला रीजन, अब हम लाइन कहां से शुरू करेंगे, एकदम बेहतरीन लाइन है तुम्हारी बुक की, क्या कि स्पीशिएशन इज अ कंसेप्ट ऑफ टाइम, है ना। जितना ज्यादा टाइम मिलेगा, जितना ज्यादा अनडिस्टर्ब टाइम मिलेगा, उतना ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो लिखो जरा, ओके तो सबसे ज्यादा स्पीशिएशन इज अ एक्चुअली वैल्यू ऑफ टाइम। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि जो पहले के टाइम में मिलियन ईयर्स पहले अगो हुआ क्या था कि जो टेम्परेट जोन था वो किसका ज्यादा, टेम्परेट जो जोन था वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट किससे सफर किया है, ग्लेशिएशन से सफर किया है। तो सिंस ग्लेशिएशन से सफर किया है तो टेम्परेट जोन बार बार डिस्टर्ब होता रहा है। तो जहां पे बार बार डिस्टर्बेंस आएगा तो क्या स्पीशीज खुद को एडाप्ट करके चेंज कर पाके म्यूटेशंस ला पाएगी। मतलब खुद नहीं आते, नेचुरली आ रहे म्यूटेशन, बस नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, पर म्यूटेशन का तुम टाइम भी नहीं दे रहे हो उसको, है ना। तो जो टेम्परेट जोन है, मतलब ये वाला जो जोन है, इसके बाद ये वाला जो जोन है, सिमिलरली यहाँ पे ये वाला जो जोन है जो ग्रीन में मैंने मार्क किया है, किसके बीच में, 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और यहाँ 23.5 डिग्री साउथ के नीचे। यहाँ पे ये वाला जो जोन है, जब तक आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल नहीं आते उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। तो बहुत साल पहले जब इवोल्यूशन हो रहा था तो जो टेम्परेट जोन है बहुत ज्यादा क्या फेस कर रहा था, ग्लेशिएशन फेस कर रहा था। उस वजह से वहां का हैबिटेट क्या हो रहा था, बार बार क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था,
ठीक है। अब बार बार डिस्टर्ब हो रहा था तो क्या स्पीशीज को टाइम मिल रहा था इवॉल्व होने के लिए? नहीं। पर वही अगर हमने कंपेयर किया कौन से, ट्रॉपिक जोन पे, तो यहां पे कंडीशंस क्या थी, ज्यादा स्टेबल थी, अनडिस्टर्ब था। बहुत लंबे समय के लिए ये जो ट्रॉपिक जोन है वो कैसा रह गया, अनडिस्टर्ब रह गया। सिंस वो अनडिस्टर्ब रह गया तो धीरे धीरे आया म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन हुआ और स्पीशीज इवॉल्व होती गई, और इवॉल्व होते होते एक स्पीशीज से ही धीरे धीरे 2-3 स्पीशीज बनती चली गई। इसलिए इस जोन में, ट्रॉपिक जोन में ज्यादा स्पीशिएशन या स्पीशीज की डाइवर्सिटी या वैरायटी देखने को मिलती है। ये रहा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो यहाँ पे जो जोन है, मतलब ट्रॉपिक वाला जो जोन है, वहां पे कंडीशंस कैसे रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं या फिर प्रिडिक्टेबल रहती हैं। प्रिडिक्टेबल मतलब साल भर धूप ही मिलनी है, साल भर बारिश ही होनी है। इक्वेटर के पास तो साल भर बारिश होती है, साल भर धूप मिलती है। तो टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर कैसा चल रहा है, एकदम प्रिडिक्टेबल है कि आज ये होना है, कल ये होना है, परसों भी यही होना है, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। सिंस वो चीज कांस्टेंट चल रही है तो वापस वहां पे जो स्पीशीज है वो ज्यादा अच्छे तरीके से अडेप्ट कर गई और उसी में क्या आ गया, वेरिएशन आ गए, वेराइटी मिल गई, ठीक है। तीसरा, सिंस मैंने बोला कि यहाँ पे पूरा राउंड ईयर धूप मिलना है, इक्वेटर को तो राउंड ईयर धूप ही मिलती है, मतलब सिंस राउंड ईयर सबसे ज्यादा क्या है ट्रॉपिक रीजन में, ट्रॉपिक रीजन में सबसे ज्यादा क्या है, सनलाइट है ना, सनलाइट मिल ही रहा है। सिंस सनलाइट मिल रहा है तो सनलाइट का यूज कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे सिंस सनलाइट हमेशा मिल रही है तो जो ऑटोट्रॉफ्स है वो इसी सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं फूड के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं ज्यादा सनलाइट है राउंड द ईयर तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, तो अगर नीचे का प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है तो उसके ऊपर खाने वाले का भी तो नंबर ज्यादा रहेगा, ज्यादा मतलब वेराइटी मिलेगी उसमें। नंबर तो हमेशा सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर का ही होना चाहिए एक करेक्ट एनर्जी पिरामिड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना आया समझ में। तो थ्योरी में से पहली थ्योरी क्या बोलती है, लैटिट्यूडनल थ्योरी क्या बोलती है कि सबसे ज्यादा वैरायटी कहाँ मिलती है, ट्रॉपिक जोन में या इक्वेटर के पास। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर चलते चले जाओगे या टेम्परेट जोन में जाओगे तो स्पीशीज का नंबर या वैरायटी कम हो जाएगा। क्यों, 3 रीजन है। पहले टाइम में, पहला रीजन क्या बोलता है कि पहले टाइम में टेम्परेट जो जोन है वो फ्रीक्वेंटली ग्लेशिएशन से फेस किया, रिजल्ट ये हुआ कि बार बार वहां का हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया तो स्पीशीज को टाइम नहीं मिला इवॉल्व होने के लिए वही। और दूसरा क्या था, जो सेकेंड ट्रॉपिक कंडीशन था वो कांस्टेंट चल रही थी, प्रिडिक्टेबल था, क्लाइमेट प्रिडिक्टेबल था, तो वहां पे धीरे धीरे म्यूटेशन आने लगा, नेचुरल सिलेक्शन आने लगा। सिंस ये अनडिस्टर्ब रहा, हर चीज कांस्टेंट चल रही थी तो यहाँ पे वेरिएशन या वेराइटी ज्यादा देखने को मिली। तीसरा, इसी जोन में राउंड या सनलाइट स्ट्रांग रहती है, सबसे ज्यादा मिलती है तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रहा है, वेराइटी को, है ना, स्पीशीज के वेरिएशन या वेराइटी को। अब आते हैं दूसरा वाला थ्योरी जो किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। इन्होंने कौन सा रिलेशन दिया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, एक ग्राफ बनाया था, याद करो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला था, उन्होंने देखा था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जैसे जैसे एक पर्टिकुलर स्पीशीज ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करेगी, मतलब ज्यादा फैलती चलेगी, उसमें वेरिएशन या उसमें वेराइटी मिलने लगेगी। मतलब जितना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर होगा उतना ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलती चलेगी, पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक। इसलिए वो कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, क्योंकि एक जगह आके वो रुक जाएगा, देखो कांस्टेंट हो गया, रुक गया, ठीक है। पर यही चीज तुम्हें स्लोप बहुत स्टीपर मिलेगा। वापस तुम सैंपल क्या ले रहे हो, अगर सैंपल का साइज बहुत छोटा है, मतलब एक पर्टिकुलर हैबिटेट ही देख रहे हो, जैसे तुम्हारा ये इक्वेशन, वापस ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जिसमें z की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक छोटा एरिया देख रहे हो, सिर्फ एक हैबिटेट देख रहे हो, तो z की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0.1 से लेके 0.2 के बीच में आएगी। पर अगर तुम एक जो सैंपल साइज है, मतलब स्टडी जिस सैंपल को लेके कर रहे हो वो अगर बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो, कॉन्टिनेंट लेवल पे कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू 0.6 से लेके 1.2 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका ले रहे हो, मतलब कॉन्टिनेंटल लेवल पे तुम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। वापस अब लॉग एस क्या है, एस क्या हुआ तुम्हारा, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इक्वल टू लॉग सी। अब ये क्या है, स्टीप स्लोप है, उसकी इक्वेशन है, इस वाले की ये इक्वेशन है, इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। लॉग सी क्या है हमारा, जहां पे इंटरसेप्ट हो रहा है, फिर जेड क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, और ए क्या है, वापस एरिया, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है और ये वैल्यूज याद रखनी है। वापस क्या बोला था हम्बोल्ट ने कि जितना जितना एरिया एक स्पीशीज एक्सप्लोर करती जाएगी उतना ज्यादा उसमें क्या आता चला जाएगा, वैरायटी आती चलेगी। हुआ क्लियर।
मूव करें तीसरी थ्योरी पे। अब तीसरी थ्योरी किसने दी थी? डेविड टिलमैन ने दी थी। उन्होंने बोला था कि हम देखो पहले ये अज्यूम करते थे कि हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा किसी स्पीशीज में वैरायटी है वो उतनी ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी। डेविड टिलमैन ने कुछ बहुत ऐसा बोला कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। पर बाद में धीरे धीरे प्रूफ एक्चुअली होने लगा कि जितना ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब एंड में डेविड टिलमैन ने यही कंक्लूड किया कि हम स्टेबल ना बोल के हम ये बोलेंगे कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा रहेगी उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। और अगर अब ये तो हमको पता है ना कि अगर किसी एक स्पीशीज में वेराइटी ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा मिल रहा है, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। यही तो लॉजिक था। अगर किसी ने तुमसे पूछा बताओ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा बेटर कौन है, तो तुम बोलोगे मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट ये होता है कि वेरिएशन क्रिएट होता है। तो सेम लॉजिक तुम यहां लगाओ कि जितना ज्यादा, अब इसका डायरेक्ट रीजन नहीं पता किसी को, ठीक है, बुक में भी एज इट इज लिखा हुआ है कि नहीं पता, कि अननोन रीजन है, ट्राइंग टू फाइंड आउट रीजन है। पर फाइनल कंक्लूजन डेविड टिलमैन ने ये बोला कि जितना ज्यादा स्पीशीज में तुमको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा तो वो अच्छा तो है, अच्छा है ही। क्यों? क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और चांसेस ऑफ सर्वाइवल उस पर्टिकुलर स्पीशीज के क्या हो जाएंगे? हाई। ठीक है, अब आखिरी थ्योरी पे आते हैं जिसका नाम क्या है, जो किसने दी थी? पॉल एनरिच ने दी थी। क्या है इस हाइपोथेसिस का नाम? रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस। क्या बोलता है ये हाइपोथेसिस कि देखो अब हमें पता नहीं है कि ये स्पीशीज क्या कंट्रीब्यूट कर रही है इस इकोसिस्टम में, पर वो स्पीशीज का कुछ ना कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि हर स्पीशीज एक फूड चेन का पार्ट है और एक ही फूड चेन नहीं होती, मल्टीपल फूड चेन होती है, जो रिजल्ट क्या बनाता है? फूड वेब का रिजल्ट बनाता है। याद है ना? तो अब बताओ, उन्होंने ऐसा बोला था कि मान लो कि जो तुम्हारा इकोसिस्टम वो किसकी तरह है? एक प्लेन की तरह है। अब प्लेन में अलग अलग चीजें, हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी किससे है? एक स्क्रू की मदद से जुड़ा हुआ है, और उसी स्क्रू को हमने बोल दिया रिवेट। अब एक पैसेंजर आया, उसको वो स्क्रू अच्छा लगा, अब वो बोल रहा है एक स्क्रू में उखाड़ लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब अगर हमने इकोसिस्टम में से एक स्पीशीज को हटा दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अब तुमको लग रहा है कि ये तो एकदम फालतू स्पीशीज, इसका कोई यूज ही नहीं है, ऐसा तुमको लग रहा है, या तुमको पता नहीं उसका कंट्रीब्यूशन उस इकोसिस्टम में। पर तुमने एक स्पीशीज को हटा दिया, मतलब एक स्पीशीज सपोज करो उस इकोसिस्टम से हट गई या एक्सटेंट हो गई। अब क्या हुआ? अब दूसरा जन आया, मतलब दूसरा पैसेंजर आया, उसने दूसरा स्क्रू उखाड़ के ले गया, दूसरा रिवेट पॉप करके ले गया। अब ऐसे करते करते हर स्पीशीज गायब होने लगी, मेजॉरिटी स्पीशीज धीरे धीरे गायब हो गई। पर वो तुम गायब करो कि अरे इसका क्या यूज है इस इकोसिस्टम में, पर पता चला जो सारे तुम स्क्रू निकाल रहे थे वो उस प्लेन के एक विंग के थे। अब क्या हुआ? वो विंग कमजोर हो गया और फाइनली वो विंग टूट के गिर गया। अगर प्लेन का विंग ही टूट के गिर जाएगा तो पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा। याद आया? तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि भले हमको नहीं पता कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज का क्या कंट्रीब्यूशन है उस इकोसिस्टम में, पर हर चीज क्या है? इंटरलिंक्ड है, और वो डायरेक्टली कहाँ इंपैक्ट करेंगी? अगर एक स्पीशीज गायब हुई तो कुछ टाइम बाद उसी से रिलेटेड जो हो सकता है डायरेक्ट रिलेशन में हो, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में हो, जैसे फिग और वास्प का हो गया, या फिर प्रेडेटर और पेस्ट, प्रेडेटर नहीं बोल सकते, हाँ प्रेडेटर पेस्ट भी बोल सकते हो, इनफैक्ट पैरासाइट और होस्ट का हो गया, एक को हटाओगे दूसरा ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, तो ये अभी नहीं पता चल रहा तुमको, पर सब कुछ क्या है? इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और एट द एंड होगा क्या कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम हो जाएगा कोलैप्स। आई बात समझ में? तो वापस ये कौन सी है? 4 थ्योरीज है। कौन कौन सी? पॉल एनरिच वाली, नाम बताओ? रिवेट पॉपर थ्योरी या हाइपोथेसिस, थ्योरी नहीं वो हाइपोथेसिस है। उसके बाद डेविड टिलमैन की हाइपोथेसिस, उन्होंने क्या किया था? एक लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किया था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आ जाता है कि हु परफॉर्म लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट वाज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस। वापस अगर ये आया भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.2 1.5 मार्क्स तक ही जाएगा, या 1 मार्क ही जाएगा। आधा मार्क रहेगा इस साइंटिस्ट का नाम लिखने के लिए, और आधा मार्क रहेगा कि स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, ये बताने के लिए। ठीक है, तो वापस ये टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपन को। तीसरी थ्योरी किसने दी थी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी थी। थ्योरी का नाम बताओ? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें ग्राफ है, ग्राफ की लेबलिंग गायब करके जेड की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फंस सकते हैं। वापस याद रखेंगे कि अगर सैंपल साइज छोटा है, हम सिर्फ हैबिटेट तक ही देख रहे हैं, तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 से लेके 0.2 के बीच में। और अगर हम सैंपल साइज बड़ा देख रहे हैं, बड़े लेवल पे देख रहे हैं, तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 0.6 से लेके 1.2 के बीच में। ठीक है, जैसे कॉन्टिनेंटल लेवल पे देख रहे हैं। और आखिरी वाली थ्योरी क्या है? लैटिट्यूडनल थ्योरी। ये तो हमको पता है, इसके अंदर के 3 रीजन भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। याद रहेगा इतना?
चलो, तो थ्योरीज के बाद जो आखिरी टॉपिक है कि चलो नाम ही क्या है चैप्टर का, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो तुमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया। 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी थी, जेनेटिक, स्पीशीज और कौन सी, इकोलॉजिकल। स्पीशीज में हमने पढ़ लिया, उसके अंदर और 4 टाइप कि IUCN ने क्या बोला, एक्चुअल में कितनी स्पीशीज है, इंडिया में कितनी स्पीशीज, और थ्योरी। तो थ्योरी के अंदर हमने 4 थ्योरी पढ़ ली, लैटिट्यूडनल, डेविड टिलमैन वाली, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वाली। मतलब ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरा खत्म हो गया। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो क्या करोगे, उसको कंजर्व करोगे। तो चलो ये इतना आएगा जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, एक फ्लो चार्ट में बना लो उसको फटाफट, और अगले फ्लो चार्ट में मतलब उसी पेज के थोड़ा स्पेस छोड़ के दूसरा फ्लो चार्ट बनाओ कंजर्वेशन पे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फटाफट अपनी कॉपी में बना लो। फिर स्टार्ट करते हैं कि हर एक के अंदर हमें क्या क्या किस किस तरीके से पढ़ना है। तो देखो, अब कंजर्वेशन करना तो है, तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि एट द एंड अगर पूरा एक स्पीशीज को भी कंजर्व नहीं किया, एक्सटेंट हो गई, ऑलरेडी बहुत सारी एक्सटेंट हो रखी है, तो किसको इफेक्ट पड़ेगा, पूरे इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम में तो हम भी रहते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब हमारी लाइफ सस्टेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले वापस इसको तुम 4 में डिवाइड करो। पहला वाला क्या है कि अभी तक कितने एक्सटेंट हो चुकी हैं स्पीशीज, वो नंबर याद करना है। तो वापस ये किसने दिया था, IUCN ने दिया था। उन्होंने क्या निकाली थी, रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में क्या था, एक वो लिस्ट थी जिसमें क्या था, जो स्पीशीज का क्या हो चुका है, एक्सटिंक्शन हो चुका है, जिसमें टोटल कितनी स्पीशीज आ गई है, 784। अब देखो दुख की बात यह है कि हमको पता है कि 784 आ चुकी है, बहुत सारी स्पीशीज तो हमने डिस्कवर भी नहीं की और उसके पहले वो गायब हो गई, मतलब हमको पता ही नहीं कि वो कभी थी भी इस दुनिया में। ठीक है, चलो, तो IUCN के रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये नंबर याद रखना है कि कितनी स्पीशीज अभी तक एक्सटेंट हो चुकी है, 784 स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी है। और उस लिस्ट में कौन सा नाम है, उन वाले स्पीशीज का भी नाम है जो बस अबाउट टू एक्सटेंट होने वाली, मतलब जस्ट गायब ही होने वाली है। तो वो भी स्पीशीज का नाम कौन से लिस्ट में है, रेड लिस्ट में है। किसने बनाई ये रेड लिस्ट, IUCN ने। अब आते हैं दूसरे आरो की तरफ, इसी कंजर्वेशन को, कि अगर ये गायब भी हुए तो इसका रीजन क्या है। तो देखो मैंने रीजन करके रखा है, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा बताओ बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन क्या है, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इवल क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। इसी नाम से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ बोर्ड में ही नहीं देखोगे, CUET और नीट में भी क्वेश्चन थ्रो किए जाते हैं। उस ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बताओ, इवल मतलब शैतानी और क्वाड्रेंट मतलब 4 रीजन। तो कौन से 4 शैतानी रीजन है जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। तो पहला रीजन जो तुमको याद रखना है क्या है, हैबिटेट लॉस या फिर फ्रेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, या फिर नहीं एंड फ्रेगमेंटेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हैबिटेट लॉस मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट था, तुमने जाके वहां चॉप कर दिया, तो अब तुमको लग रहा है मैंने सिर्फ पेड़ ही तो काटा है, नहीं, पेड़ पे रहने वाले अनकाउंटेबल कितने सारे आर्थ्रोपोडन्स होंगे, मोलस्कन्स होंगे, स्नेल हो सकता है ना, उसके बाद रेप्टाइल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, मैमल्स होंगे। बोलोगे मैमल क्यों, चूहा मैमल नहीं है, हो सकता है आसपास कहीं रह रहा हो, ठीक है, स्क्विरल मैमल नहीं, रोडेंशिया आता है ना। तो ये इतने सारे, तुमने तो एक पेड़ काटा, पर पेड़ खुद ही एक बड़ा हैबिटेट था। अब ये तो तुम सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन काउंट करेगा, छोटे छोटे जो प्लांट्स है, एल्गे, मॉसेस, वो कौन काउंट करेगा। तो हुआ क्या, हैबिटेट लॉस हो गया, तो स्पीशीज जाएंगी कहाँ, रहेंगी कहाँ, वो भी गायब हो गई। तो इसका एक एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट वापस क्या बोलते हैं इसको, लंग ऑफ द अर्थ। क्यों, 21% जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उसका 20% कौन प्रोड्यूस करता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी भी कहाँ मिलती है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मिलती है। ठीक, अब इसमें कैसे दिया है वो एग्जाम्पल कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को रिसेंटली क्या किया, कुछ पोर्शन उसका क्या कर दिया, चॉप डाउन कर दिया। क्यों, क्योंकि वहां फार्मिंग करनी थी, सोयाबीन उगाना था, और क्या करना था, बीफ उगाना था, कैटल रियरिंग करनी थी फॉर मीट इंडस्ट्री। अब हुआ क्या, वहां पे तुमने कुछ पोर्शन हटा दिया, अब वहां पे जो ओरिजिनल फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उनका क्या हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया। तो बहुत बार ये भी हो सकता है कि वहां की जो पर्टिकुलर स्पीशीज थी वो गायब हो जाएंगी, और अगर ऐसा पता चला कि वहां की कोई एंडेमिक स्पीशीज थी, मतलब वो स्पीशीज जो वहीं मिल रही है और उसका तुमने हैबिटेट लॉस कर दिया, तो वो भी क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो गई। तो बेसिकली ये रीजन किसके हैं, एक्सटिंक्शन के है, कि कोई भी स्पीशीज गायब क्यों हो रही है, उसके पीछे 4 रीजन है। तो पहला रीजन क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों में तुमने उसका जो टेरिटरी है, फॉरेस्ट है, उसको बांट दिया। अब बोलोगे मैम है तो सही ना, उसे बांटा ही तो है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे जो बर्ड्स और मैमल्स होती है उनको बड़ा एरिया चाहिए होता है ब्रीडिंग के लिए, उनका टेरिटरी बड़ी
बड़ी होती है। अब तुमने जैसे जो शेर है उसको एरिया चाहिए 10 किलोमीटर का रहने के लिए, तुमने उसको एकदम स्क्रंच करके 1-2 किलोमीटर में बोला इसमें ही रह लो, तो अब देखो जिंदा तो है वो, पर वापस कंपटीशन का लेवल ज़्यादा होगा, कंपटीशन का लेवल ज़्यादा होगा और साथ में क्या होगा, वो जितने भी है उनकी ब्रीडिंग ढंग से नहीं हो पाएगी, तो फाइनली उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट होगा और नंबर भी कम होता चला जाएगा। हो सकता है वो नंबर इतना कम हो जाए कि वो स्पीशीज सर्वाइव ना कर पाए और एक्सटिंक्ट हो जाए। तो ये जनरली किसको होता है, जनरली बर्ड्स एंड मैमल्स का बड़ा एरिया होता है। ठीक है, अब दूसरा रीजन जो इवल क्वाड्रेंट में आता है, शैतानी 4 रीजन के पीछे आता है, वो कौन सा है, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जितनी जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा क्या करो, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हो। जैसे आ गया ओवर फिशिंग। अब जितना अभी हमारे जो जोन्स है, सी में जो जोन्स है जहां से फिशिंग हम कर सकते हैं, वो इतना सफिशिएंट है कि अगले 50 साल तक हम वहां से फिश ऑब्टेन कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करें। हम इतना ज्यादा अपने ग्रीड के लिए कि जितनी ज्यादा फिशिंग होगी उतना ज्यादा बिकेगा, उतना ज्यादा पैसा बनेगा, तो उस केस में हम वो जो पर्टिकुलर जोन है उससे इतना ज्यादा फिशिंग कर रहे हैं कि जो 50 साल तक, 50 ईयर्स तक जो फिशेस चल जाएंगी फूड चेन में, हमको फूड प्रोवाइड करेंगी, वो हम नंबर कहाँ लेके आ रहे हैं, सिर्फ 20 साल तक। तो है वो जोन 50 ईयर्स तक तुम्हें फिश प्रोवाइड करवा सकता है, पर हम क्या कर रहे हैं, उसको इतना ज्यादा ओवर फिशिंग कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या हो रहा है कि 20 ईयर्स में ही वहां से फिश जोन में से फिश गायब हो जाएंगी। ठीक, अच्छा दूसरा चीज जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे स्टेलर सीका हुआ और पैसेंजर पिजन हो गया, इनफैक्ट डोडो भी, इनका भी क्या हुआ था, ओवर हंटिंग हुई थी, इतनी ज्यादा ओवर हंटिंग हो गई कि ये स्पीशीज ही गायब हो गई। इजी थी, बड़े मैमल थे, मीट इजीली मिल जाता था और इजीली हंट भी हो जाते थे। कौन कौन से, पिजन, पैसेंजर पिजन, उसके बाद स्टेलर सीका और डोडो, तो इनका बहुत ज्यादा हंटिंग हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि ये गायब ही हो गई। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा रीजन क्या आता है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन मतलब क्या मैम, कि जादू वाला, जादू को लेके आ गए, जादू नहीं भैया, एलियन मतलब जादू ही थोड़ी ना होता है। एलियन मतलब कोई दूसरी जगह पे रहने वाली स्पीशीज, जिसको अब हम बोलेंगे एग्जॉटिक स्पीशीज। जैसे ड्रैगन फ्रूट अपना है क्या, नहीं है, पर हम कहीं और से लेके आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉटिक फ्रूट है वो। आई बात समझ में। अब मैंगो एग्जॉटिक फ्रूट है, बोलोगे मैम मैंगो थोड़ी ना एग्जॉटिक फ्रूट में, हम खाते तो है हर समर में। अरे अपने लिए एग्जॉटिक फ्रूट नहीं है, पर जो कोई बाहर खा रहा है, कोई अगर ब्रिटेन में बैठ के खा रहा है मैंगो, तो उसके लिए तो वो एग्जॉटिक फ्रूट हुआ ना, वहां पे ग्रो होने वाला नहीं। तो ऐसे कोई भी चीज जो उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं मिल रही है, दूसरी जगह से आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एग्जॉटिक। जैसे पैशन फ्रूट हुआ, ड्रैगन फ्रूट हुआ, ठीक है, ड्यूरम हो गया, ये सब क्या हुआ, एग्जॉटिक फ्रूट हुए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि वहां पे लोकलाइट जो स्पीशीज है वो तो ठीक है, पर कोई दूसरी जगह से हम कोई एग्जॉटिक स्पीशीज या एलियन स्पीशीज या फॉरेन स्पीशीज लेके आ रहे हैं और इस हैबिटेट में ऑन पर्पस या गलती से, अनजाने, नहीं पता है, और इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इंट्रोड्यूस हुआ तो ठीक है, पर हुआ क्या, वहां की उनका जो एग्जॉटिक स्पीशीज आई थी उसका कंपटीशन लेवल, एडेप्टेबिलिटी बेटर था, और इतना बेटर था कि जो दूसरी वाली स्पीशीज थी उसको क्या कर दिया, गायब ही कर दिया। इसके 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2-3 एग्जाम्पल है, 2 मेन एग्जाम्पल कोट करूंगी। तुम्हारे बुक में दिया हुआ है नाइल पर्च का, जिसको इंट्रोड्यूस किसमें किया गया था, विक्टोरिया लेक में। रिजल्ट ये हुआ था कि 200 चिचलेट लेक फिशेस की स्पीशीज क्या हो गई, गायब हो गई। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा जो कैरेट ग्रास हो गया या एकॉर्निया हो गया, एकॉर्निया का नाम वाटर हाइसिकैंथ। अब वो कौन लेके आया था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। अब उनको क्या लगा कि हाँ ये सुंदर दिखेगा, पर्पल कलर का फूल है, बड़ा सुंदर दिखेगा। अब उनको ये थोड़ी ना पता था कि जब वो यहाँ इंट्रोड्यूस होगा ये क्या बन जाएगा, एक हेडेक बन जाएगा। हेडेक क्यों, क्योंकि यहाँ की लोकल इंडिजिनस नेटिव स्पीशीज ही गायब हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक और क्वेश्चन आ जाता है पहले वाले चैप्टर के साथ मर्ज करके, कि बताओ कि वाटर हाइसिकैंथ से होता क्या है। होता ये है कि वो डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज कर लेता है। जैसे ही डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज किया, इसका रीजन भी है ना, तो यहाँ पे भी वो लॉजिक फिट होगा। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज कर लेता है खुद को ग्रो करने के लिए। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन कहाँ से लिया, पानी से ही तो लिया है, और पानी में सिर्फ क्या, सिर्फ पानी रहता है और कुछ नहीं होता, नहीं, मछलियां होती है, प्लांट्स होते हैं, तो वो भी सांस कहाँ से लेते हैं, यही डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करके। अब ये प्लांट ने, कौन से, वाटर हाइसिकैंथ ने पूरा डीओ ले लिया, तो फिर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन मछलियों को, एक्वेटिक लाइफ को कहां से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। रिजल्ट ये होगा उनकी डेथ होने लगेगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल आया, एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जांपल हुआ। आखिरी जो है क्या, को एक्सटेंशन।
ये वापस वैसे ही है कि कोई दो स्पीशीज थी जो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में थी, इंटरडिपेंडेंट थी, जैसे हो गया तुम्हारा प्रेडेटर और प्रे। हो सकता है इंटरडिपेंडेंट हो कि अगर तुमने प्रे को ही गायब कर दिया ऑटोमेटिकली प्रेडेटर मर जाएगा, या फिर तुमने पैरासाइट और होस्ट है तो होस्ट को गायब कर दिया तो पैरासाइट क्या करेगा, वो भी मर जाएगा, वो स्पीशीज स्पेसिफिक था। या फिर ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में थे, म्यूचुअल रिलेशनशिप में थे, जैसे तुम्हारा लाइकेन हो गया, एक एल्गे एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है, एक को हटाया दूसरा ऑटोमेटिक हट जाएगा। या फिर तुम्हारा फिग एंड वास्प को हुआ, वास्प को हटा दिया फिग ऑटोमेटिकली मर जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली डिपेंडेंट थे वो उसके ऊपर। जैसे वास्प में जो वास्प क्या करवाता है, पॉलिनेशन भी करवाता है, सीड डिस्पर्सल भी कराता है। तो ये दोनों पूरा का पूरा वो फिग को करवा रहा है, और फिग क्या कर रहा है, उसको ओविपोजिशन एग लेइंग के लिए जगह दे रहा है। ठीक है, तो को एक्सटेंशन मतलब तुमने एक स्पीशीज को हटाया नहीं मतलब हट गई इसी इवल क्वाड्रेंट की वजह से, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी स्पीशीज थी जो उसके ऊपर इंटरडिपेंडेंट थी ऑटोमेटिकली साफ हो गई। इसका सीधा सीधा लॉजिक है, मैंने बताया था, जो डोडो है जो मॉरिशस में मिलती थी, जो बर्ड है, वापस ये फ्लाइटलेस बर्ड थी, चलती थी, है ना, ऑस्ट्रिच जैसे। तो ये जो फ्लाइटलेस बर्ड थी डोडो, तो हुआ क्या था कि इसको ओवर हंटिंग के कारण, क्योंकि इसका मीट टेस्टी था, हटा दिया। पर 1-2 साल बाद बहुत सारी जिम्नोस्पर्म की स्पीशीज गायब हो गई। तब पता चला अरे डोडो फीड ही करती थी इस जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म के पर फीड करती थी, और जब इसके थ्रू वो जिम्नोस्पर्म पूरा बाहर होता था तो उस तरीके से उसका क्या होता था, सीड डिस्पर्सल या स्पोर डिस्पर्सल होता था। ठीक है, मतलब वो उसके प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और बहुत सारे एंजियोस्पर्म के भी रिस्पॉन्सिबल थे, उसी पे डिपेंडेंट थे। अब जो मेन सोर्स है वो गायब हो गया। ये तो ऐसी चीज हुई ना, जैसे हमने वेक्टर को हटा दिया तो हमारे अंदर पैथोजन आएगा ही नहीं। तो ये अब यहाँ पे वेक्टर और पैथोजन वाला भी हम उसी लॉजिक पे डिपेंडेंट है कि अगर हमको प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन नहीं चाहिए, मच्छरों को मार दो तो प्लाज्मोडियम कभी एंटर ही नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? या एलिफेंटियासिस कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि वुकेरिया आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसका हमने वेक्टर ही रिमूव कर दिया। हुआ क्लियर? तो सिमिलरली कोएक्सटेंशन कैसे है, एक स्पीशीज को हटाओ ऑटोमेटिकली दूसरी स्पीशीज हट जाएगी। तो ये क्या था तुम्हारा दूसरा रीजन, कि रीजन क्या है कि एक्सटेंशन हो रहा है। अब क्यों जरूरी है कंजर्व करना, तो वापस इसके 3 रीजन है। कौन कौन से? नैरो यूटिलाइजेशन भी है ना, दूसरा है ब्रॉड यूटिलाइजेशन, और तीसरा है एथिकली। एथिकली मतलब सही नहीं लगता ना कि तुमने सिर्फ खुद ही थोड़ी ना जिंदा रहोगे पूरी अर्थ पे, बाकी ऑर्गेनिज्म को भी तो हक है जिंदा रहने का, तो वो किस में आएगा, एथिकल यूटिलाइजेशन। चलो पहला देखते हैं नैरो यूटिलाइजेशन। नैरो मतलब एकदम इंस्टेंट, जो हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जैसे हम मेडिसिन के लिए किस पे डिपेंडेंट है, हमारे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, उसके बाद फूड के लिए, फॉर्डर के लिए, शेल्टर के लिए, उसके बाद हमारा जितना भी जैसे फर्नीचर हो गया, उसके बाद इनफैक्ट फॉसिल फ्यूल भी हमारा क्या है, नैरो यूटिलाइजेशन के अंदर आता है। फॉसिल फ्यूल जो बनता है लॉन्ग टाइम में, ठीक है। अब आता है ब्रॉड यूटिलाइजेशन। ब्रॉड यूटिलाइजेशन कैसे, जो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो क्या कंट्रोल कर रहा है, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी साइकिल, इतनी सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस में रख रहा है, ये क्लाइमेट को मेंटेन कर रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने नहीं दे रहा है। अब ये अलग बात है कि हमारे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं हम इंसान लोग, जिसका रिजल्ट हो रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन का रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये क्यों कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है, एक तो जो चीज हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हैं, और दूसरा ब्रॉड मतलब बड़े लेवल पे, लॉन्ग टर्म पे, कि ये सारी साइकिल्स कौन मेंटेन कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करी, इसलिए इनको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। अब चौथा पॉइंट कि चलो कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजन है, तो कंजर्व करे कैसे, तो देखो इसी को डिवाइड किया है 2 में। कौन कौन सा, इन सीटू, एक्स सीटू। इन मतलब वहीं पे उसी जगह पे हमको कंजर्व करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन सीटू। क्या क्या आता है इसमें, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, हॉटस्पॉट्स आते हैं। हॉटस्पॉट से वहां पे क्वेश्चन बनेगा, बताओ इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स है, 3 टोटल। कितने हॉटस्पॉट है, 34, उसमें से 3 का नाम बताओ। एक क्या हुआ, इंडियन जो हिमालयन रीजन है वो हो गया, सुंडा लैंड्स हो गया। अब ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंकन रीजन हो गया, ये सारे तुमको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा वापस कैसे कैसे, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, उसके बाद तुम्हारा हॉटस्पॉट्स हो गया, वेटलैंड्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरी हो गए,
इतने सब किसके बीच में आते हैं, ये सारे के सारे क्या है, इन सीटू। अब किसी वजह से वो ऑर्गेनिज्म वहां सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो तुमने क्या लिया, उस ऑर्गेनिज्म को लिया, दूसरी कंडीशन में लेके आए, अब उसको ढंग से देखभाल कर रहे हो अंडर सुपरविजन कि हाँ अब ये ठीक हो जाए। अगर वो उस लेवल तक ठीक हो गया तो वापस रीइंट्रोड्यूस करा दोगे उसी के हैबिटेट में, तो वापस तुम उसको इन सीटू ले गए। पर अगर उस जगह से निकाल के लेके आए हो तो वो किसके अंडर आएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या क्या आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन में, तो जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, सफारी पार्क। अब ये तो हो गया जहां पे तुम्हें वो जानवर दिख रहा है, पर कभी कभी हम इनके सेल्स ले लेते हैं, या तो फिर गैमीट्स ले लेते हैं, या तो सीड ले लेते हैं, या तो एम्ब्रियो ले लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं कि इन फ्यूचर जब टेक्नोलॉजी आएगी तो प्लांट तो हम भैया टिश्यू कल्चर से वापस रिग्रो करके आ सकते हैं, और जब और टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो सिंस हमारे पास उस एनिमल का एम्ब्रियो है या गैमीट्स है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स है, तो फ्यूज करके फर्टिलाइज करके हम वापस वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये सब किस में आता है, एक्स सीटू में। उसके बाद 2 पॉइंट्स तुम्हारे बुक में मेंशन किए गए, आजकल उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ रहे। कौन कौन से है, रियो डी जेनेरो में जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और अलग अलग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं कि अलग अलग कौन कौन से समिट्स हुए, वो अपन को याद रखना है। बुक में 2 ही समिट दिए, उन्हीं 2 को याद करके जाओ। 12th के लिए उतना काफी है, पर हाँ जब CUET आ जाएगी बारी या नीट आ जाएगी तो भैया लंबी लिस्ट है, उसमें रिसेंटली कौन से समिट्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसी के साथ होता है तुम्हारा ये वाला चैप्टर क्या समाप्त। तो क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, www.magnetbrains.com टाइप करोगे, जैसे ही टाइप करोगे ये होम पेज आएगा, अपना क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, चैप्टर सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यहीं पे हमारा माइंड मैप वाली सीरीज टर्म 2 के अकॉर्डिंग होती है खत्म, और मिलते रहेंगे हम अगले वीडियोस में। तब तक टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।